शिक्षा शास्त्र विषय के साथ सरस्वती ग्रुप्स ऑफ कॉलेजेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करते हैं। जैसा कि हम लोग बीए सेकेंड ईयर शिक्षा शास्त्र का जो प्रथम प्रश्न पत्र है शिक्षा मनोविज्ञान एवं सांख्यिकी इसके बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसमें आज का जो हमारा अगला टॉपिक है वो है शैशवावस्था में संवेगात्मक विकास। हम लोग शैशवावस्था के बारे में पढ़ रहे हैं। तो पिछले वीडियो में हम आपको शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। आज के वीडियो में हमारा है कि शैशवावस्था में संवेगात्मक विकास किस रूप में होते हैं और इनको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। साथ ही साथ हम इस वीडियो में देखेंगे कि शैशवावस्था में शिक्षा का स्वरूप क्या होता है। ठीक है, इसको हम पढ़ते हैं। देखिए, हमारा जो शैशवावस्था है जो हमारा ये शैशवावस्था है, इस शैशवावस्था में जो संवेग होते हैं वो कैसे होते हैं इनके बारे में हमें जानना है। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि संवेग का अर्थ क्या होता है। संवेग, सम का मतलब होता है खुद से, वेग का मतलब कह सकते हैं कि एक वेग से, यानी कि वेग से युक्त जो होता है उसे हम संवेग के नाम से जानते हैं। संवेग को अंग्रेजी में इमोशन के नाम से जाना जाता है और ये इमोशन जो होता है ये दो शब्दों से मिलकर बना होता है। एक होता है ई और दूसरा होता है मोशन। दूसरा क्या होता है? मोशन। ई का अर्थ होता है अंदर से और मोशन का अर्थ होता है गति। मोशन का अर्थ क्या होता है? गति। यानी कि अंदर से जो गति प्रदान की जाती है या जो प्रकट की जाती है उसे हम क्या कहते हैं? इमोशन, या हम उसे संवेग के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसे हम कह सकते हैं कि बालक के आंतरिक व्यवहार को बाह्य रूप से प्रकट करना ही क्या कहलाता है? संवेग कहलाता है। समझ में आया? संवेग मुख्यतः 14 प्रकार के होते हैं। ये मूल प्रवृत्तियों का जो क्रियात्मक रूप होता है उसे हम संवेग के रूप में जानते हैं। और विलियम मैकडूगल के अनुसार संवेगों की जो संख्या बताई गई है वो कितनी बताई गई है? 14 बताई गई है। विलियम मैकडूगल के अनुसार संवेगों की संख्या कितनी बताई गई है? 14 बताई गई है। कितनी बताई गई है? 14 बताई गई है। ठीक है, तो इसी क्रम में हम देखते हैं कि शैशवावस्था में संवेगात्मक विकास किस रूप में होते हैं। ठीक है, जो हमारा शैशवावस्था में बढ़ रहा है ये जो संवेगात्मक विकास है, तो संवेगात्मक विकास में हम देखते हैं कि मानव जीवन में संवेगों का महत्वपूर्ण स्थान होता है। जो मानव का जीवन होता है इसमें संवेगों का क्या होता है? महत्वपूर्ण स्थान होता है। और मनोवैज्ञानिकों के अनुसार जो संवेग होते हैं, जितने भी संवेग होते हैं वो सभी संवेग जन्मजात नहीं होते हैं। सभी संवेग क्या होते हैं? जन्मजात नहीं होते हैं। और कुछ ऐसे संवेग होते हैं जो धीरे धीरे उनका विकास होता है। ठीक है, तो शैशवावस्था में संवेगात्मक विकास किन रूपों में होता है हमें इसे जानना है। सबसे पहले हम देखते हैं कि शिशु जन्म के समय ही संवेगात्मक व्यवहार करता है। जैसे हम कह सकते हैं कि रोना, चिल्लाना, हाथ पैर पटकना, यह सभी क्या है? एक प्रकार का संवेग है, या हम कह सकते हैं कि संवेगात्मक व्यवहार। यानी कि जन्म के बाद ही क्या करता है बालक? संवेगात्मक व्यवहार करता है। किस रूप में हमें देखने को मिलता है? रोना, चिल्लाना और हाथ पैर पटकने के रूप में हम देखते हैं। अगला इसी क्रम में देखते हैं कि शिशु का जो संवेगात्मक व्यवहार है वो अत्यधिक अस्थिर होता है। स्थिर नहीं होता, अस्थिर होता है। कभी बालक किस रूप में व्यवहार करता है, कभी बालक किस रूप में करता है। अतः हम कह सकते हैं कि वह पूर्णतः स्थिर नहीं होता है। ठीक है ना। इसी क्रम में हम देखते हैं कि शिशु की जो संवेगात्मक अभिव्यक्ति है धीरे धीरे क्या होती है? परिवर्तित होती रहती है। धीरे धीरे क्या होती है? परिवर्तित होती रहती है। और इसी क्रम में हम देखते हैं कि प्रारंभ में शिशु के जो संवेग होते हैं वह क्या होते हैं? अस्पष्ट होते हैं। क्या होते हैं? अस्पष्ट होते हैं और उनको पहचानना काफी कठिन होता है। लेकिन ये जो संवेग होते हैं वो धीरे धीरे क्या होते हैं? रहते हैं धीरे धीरे स्पष्ट होने लगते हैं और हम इसे क्या कर सकते हैं? पहचान सकते हैं। ठीक है, अब इसी क्रम में हम देखते हैं कि लगभग 2 वर्षों की आयु तक शिशु में जितने भी संवेग होते हैं सभी जो मुख्य संवेग हमें जो भी मुख्य संवेग होते हैं उन मुख्य संवेगों का क्या हो जाता है? विकास हो जाता है। ठीक है, फ्रायड के अनुसार बताया गया है कि जो भी छोटे शिशु होते हैं इनमें आत्म प्रेम की भावना होती है। जो भी शिशु होते हैं
उनमें क्या होती है, आत्म प्रेम की भावना होती है। किसने कहा, फ्रायड ने कहा, यानी कि वो खुद से प्रेम करते हैं, ठीक है। और इसमें ये दो प्रकार के व्यवहार भी हमें देखने को मिलते हैं। जब 3 से 4 वर्ष का बालक होता है तो इसमें अगर जो कोई बालिका होती है तो वह बालिका विपरीत लिंगी व्यक्तियों से क्या करती है, प्रेम करने लगती है। यानी कि जो बालिका होती है वो अपने पिता से प्रेम करती है, और जो बालक होता है वह अपने माता से प्रेम करता है। यानी कि पितृ प्रेम और मातृ प्रेम का विपरीत विकास शिशुओं में होता है, ठीक है। इसी क्रम में हम देखते हैं, आता है हमारा अगला संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक। जो भी संवेगात्मक विकास है वो शैशवावस्था में इनको किन के रूपों में प्रभावित किया जाता है और उनको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला जो कारक है वो है वंशानुक्रम। कौन सा कारक है, वंशानुक्रम। अतः हम कह सकते हैं कि वंशानुक्रम क्या है, माता पिता के द्वारा प्राप्त क्या है, एक गुण है जो पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होती रहती है, हस्तांतरित होती है, जिन्हें आप पैतृक के माध्यम से। यही क्या है, ये जो प्रक्रिया कहलाती है, क्या कहलाती है, वंशानुक्रम कहलाती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जिस रूप में माता पिता का संवेगात्मक विकास होगा, जिस तरह से उनके अंदर संवेग होंगे, जिस तरह से संवेगात्मक व्यवहार उनके द्वारा होता होगा, उसी रूप में हमें बालक के अंतर्गत दिखने को मिलता है, या उसी रूप में इनके अंदर यानी कि बालक के अंदर विकास होता है, ठीक है। उसी अगले क्रम में हम कह सकते हैं कि सामाजिक स्वीकृति। क्या होता है कि समाज के द्वारा संवेगात्मक जो विकास होता है, जैसे सभी प्राणी, जितने भी मानव प्राणी हैं, सभी क्या सामाजिक प्राणी हैं। तो जिस प्रकार का इनका वातावरण होता है, जिस प्रकार का इनका संवेगात्मक व्यवहार होता है, समाज के द्वारा उन संवेगात्मक व्यवहारों की स्वीकृति मिलती है। इसी रूप में अगला है थकान। थकान का तात्पर्य क्या होता है, आपको पता होगा कि एक स्वस्थ व्यक्ति और एक बीमार व्यक्ति, ठीक है, दोनों के जो व्यवहार होंगे वो व्यवहार क्या होंगे, अलग अलग होंगे। यानी कि एक थका हुआ व्यक्ति जो किसी कार्य को करके थका हुआ है, उसके जो संवेग होंगे, उसके जो व्यवहार होंगे, वह एक स्वस्थ व्यक्ति से क्या होंगे, विपरीत होंगे। अतः हम कह सकते हैं कि थकान भी क्या है, मानव के संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाला कारक है। इसी रूपों में हम देखते हैं कि अभिभावकों का दृष्टिकोण, जिस प्रकार से अभिभावकों का अपने बालकों के प्रति दृष्टिकोण होता है, उसी रूप में उस बालकों का संवेगात्मक विकास होते रहते हैं। और अगर जो उनका दृष्टिकोण अच्छा है, उनको अच्छे रूप में वो विकसित करना चाहते हैं, अच्छी शिक्षा प्रदान करना चाहते हैं, अच्छा व्यवहार उनके साथ करते हैं, तो उनके अंदर भी अच्छा व्यवहार विकसित होता है। यानी कि संवेगात्मक विकास इस क्रम में होते हैं। अगला है पारिवारिक योग्यता। पारिवारिक योग्यता का तात्पर्य क्या है कि जो शिशु है वह परिवार का ही एक सदस्य है। जिस प्रकार से उस परिवार के अन्य सदस्यों की योग्यता होगी, उन्हीं योग्यताओं के आधार पर उसका अनुकरण होगा, जिसके माध्यम से उस बालक में संवेगात्मक विकास होंगे। अतः हम कह सकते हैं कि बालक के संवेगात्मक विकास पे परिवार की योग्यताओं का भी प्रभाव पड़ता है। इसी क्रम में अगला है शारीरिक स्वास्थ्य। शारीरिक स्वास्थ्य का तात्पर्य क्या है कि अगर जो कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से स्वस्थ है ना, शारीरिक रूप से स्वस्थ है, तो उसके जो व्यवहार दिखने को मिलेंगे वह पूर्णतः तीव्र गति से दिखने को मिलेंगे। लेकिन जो व्यक्ति हम कह सकते हैं कि बीमार है, वह व्यक्ति अपने व्यवहार को पूर्ण रूप से व्यक्त नहीं कर पाएगा। अतः हम कह सकते हैं कि शारीरिक स्वास्थ्य के आधार पर भी संवेगात्मक विकास होते रहते हैं। यानी कि शारीरिक स्वास्थ्य भी संवेगात्मक विकास को प्रभावित करता है। इसी क्रम में क्या होता है, मानसिक स्वास्थ्य। अगर जो बालक मानसिक रूप से स्वस्थ है तो उसका जो व्यवहार होगा उचित होगा, अन्यथा उचित नहीं होगा, ठीक है। अगला है विद्यालय। विद्यालय का तात्पर्य क्या है कि बालक जिस प्रकार के विद्यालय में शिक्षा प्राप्त करता है, उस विद्यालय का वातावरण कैसा है, वहाँ के लोग कैसे हैं, वहाँ के शिक्षक कैसे हैं, उनके द्वारा किस प्रकार से एक्टिविटी की जाती है, किस प्रकार से व्यवहार किए जाते हैं, उनका सबका क्या करता है, बालक के ऊपर प्रभाव पड़ता है। अतः हम कह सकते हैं कि बालक के संवेगात्मक विकास में विद्यालय का भी प्रभाव दिखने को मिलता है। इस तरह से आज का ये जो हमारा टॉपिक था, शैशवावस्था में संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक, इनमें जो हमारा अगला ये है वो है सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टिकोण। बालक का जिस प्रकार से सामाजिक और आर्थिक परिप्रेक्ष्य होता है, उसी आधार पर बालक में संवेगात्मक विकास होता है। कहने का तात्पर्य क्या है कि अगर जो किसी भी बालक का आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, तो उसे पूर्ण रूप से जो भी विशेष आवश्यकताओं की वस्तुएं हैं, चीजें हैं, वह प्राप्त नहीं हो पाएंगी, तो उस आधार पे उसका विकास नहीं होगा। अतः हम कह सकते हैं
कि बालक के संवेगात्मक विकास में उसकी सामाजिक स्थितियां और आर्थिक स्थितियां भी क्या करती हैं, प्रभावित करती हैं, जिसके माध्यम से बालक के संवेगात्मक विकास होते हैं। इसी क्रम में हम देखते हैं कि शैशवावस्था में शिक्षा का स्वरूप। जो शैशवावस्था के बालक होते हैं, इन शैशवावस्था के बालकों के लिए शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए। पहला क्या है, पालन पोषण। शैशवावस्था के जो बालक होते हैं इनका पालन पोषण का ध्यान आवश्यक है। इनका जो पालन पोषण होना चाहिए वो पूर्णतः स्वस्थ होना चाहिए, सुरक्षित होना चाहिए, जिसके माध्यम से इनके जो भी इंद्रियां हैं, जो भी ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, इन सबका विकास सुव्यवस्थित ढंग से हो सके, जिसके आधार पर ये क्या कर सके, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। यानी कि शिक्षा का जो स्वरूप है शैशवावस्था में, इस शिक्षा के स्वरूप में बालक को शिक्षित करने के साथ साथ उसका पालन पोषण भी आवश्यक है, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। उसी क्रम में अगला है स्वच्छ वातावरण। जो शैशवावस्था का बालक होता है, इनके वातावरण जो होने चाहिए, कैसे होने चाहिए, स्वच्छ होने चाहिए, जिस वातावरण में अपने आप को वह समायोजित कर सके और साथ ही साथ उस वातावरण में रह के बालक अपने द्वारा क्रियाओं के माध्यम से उस ज्ञान को ऑब्जर्व कर सके। अगला है व्यक्तिगत स्वच्छता। इनके व्यक्तिगत स्वच्छता पे भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि शैशवावस्था का जो बालक होता है वह पर आश्रित होता है। कैसा होता है, पर आश्रित होता है, वह दूसरे पे निर्भर होता है, अपनी किसी भी कार्य को पूर्णतः नहीं कर पाता। ठीक है, इसलिए क्या होना चाहिए, उनके व्यक्तिगत स्वच्छता पर भी ध्यान देना चाहिए कि समय समय से उनको नहलाया जाए, कपड़ा चेंज किया जाए, इस प्रकार से उनकी व्यक्तिगत स्वच्छता बनी रहे। अगला स्नेहपूर्ण व्यवहार। जो शैशवावस्था के बालक होते हैं इनके प्रति हमारा जो व्यवहार होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, स्नेहपूर्ण होना चाहिए, जिसके माध्यम से बालक के अंदर अच्छे संवेगों का विकास हो सके, अच्छे तरह से उनके मानसिक विकास हो सके और स्नेह और प्रेम के माध्यम से उनका अच्छा विकास होता है। साथ ही साथ अगला है मूल प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन। जो भी उनकी मूल प्रवृत्तियां हैं, ठीक है, मूल प्रवृत्तियों के माध्यम से जो भी वो व्यवहार करते हैं उनको क्या करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए। मान लीजिए कोई बालक हंसता है तो उसे ऐसा नहीं है कि हमें उसको डांट के हंसने नहीं देना है। कोई बालक खेलता है, किसी चीज के बारे में सोचता है, किसी चीज को पूछता है, तो हमें क्या करना चाहिए, उसको प्रोत्साहित करना चाहिए कि इस चीज को और भी जानने का वह क्या हो सके, क्रियाशील हो सके। ठीक है, अगला है जिज्ञासा की संतुष्टि। और जो शैशवावस्था के जो बालक होते हैं बहुत ही जिज्ञासु होते हैं, किसी भी चीज के बारे में पूछना आरंभ कर देते हैं। वो शैशवावस्था को हम अतार्किक प्रश्न पूछने की अवस्था के भी नाम से जानते हैं। यानी कि इस अवस्था के जो बालक होते हैं वो क्या करते हैं, बहुत ही जिज्ञासु होते हैं, किसी भी चीज के बारे में जानना चाहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि बालक किसी वस्तु के बारे में जानना चाह रहा है तो हम उसे डांट दें, कह दें कि नहीं ये नहीं बताएंगे। इस तरह से हम करेंगे तो क्या होगा, वो हीन भावना से ग्रसित होगा और वो अपने लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं कर सकता। अतः हम क्या कर सकते हैं कि जो शैशवावस्था के बालक हैं उनके जिज्ञासा की संतुष्टि करें, जो जानना चाहते हैं उन्हें हम जानने दें। ठीक है, अगला है आत्म प्रदर्शन के लिए अवसर। बालक का अपना खुद का प्रदर्शन, आत्म का तात्पर्य क्या है, सेल्फ से है, अपने आप का जो प्रदर्शन एक्टिविटी के माध्यम से, ठीक है, किसी भी प्रकार की क्रिया के माध्यम से अगर जो अपने आप को प्रदर्शित कर रहा है तो हम क्या करें, उसे ढेर सारा अवसर दें कि वो खुद का प्रदर्शन कर सके। अगला है क्रिया तथा खेल द्वारा शिक्षा। ऐसे जो शैशवावस्था के बालक होते हैं इन बालकों को हम औपचारिक रूप से शिक्षा नहीं दे सकते, है ना। इन्हें हम किस रूप में पढ़ा सकते हैं, समझा सकते हैं, क्रिया के माध्यम से, खेल के माध्यम से हम उनको क्या कर सकते हैं, सिखा सकते हैं, जिसके माध्यम से उनके ज्ञानेंद्रियों का भी विकास होगा। और इस तरह से शैशवावस्था के बालकों को पढ़ाने के लिए अनेक प्रकार की विधियों का प्रावधान किया गया है। जैसे हम कह सकते हैं मॉन्टेसरी विधि, किंडरगार्टन विधि, फ्रोबेल विधि, ठीक है, ये जितनी भी विधियां हैं ये शैशवावस्था के बालकों को पढ़ाने की विधियां हैं। इसी क्रम में है अगला कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण। जो भी बालक के कर्मेंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां हैं, इनको भी क्या करना चाहिए, प्रशिक्षित करना चाहिए, क्योंकि इंद्रियां ही क्या होती हैं, ज्ञान की द्वार होती हैं। अतः हम कह सकते हैं कि शैशवावस्था के बालकों के ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों को क्या करना चाहिए, प्रशिक्षण देना चाहिए, जिसके माध्यम से उनका विकास हो सके। इसी क्रम में हम अगला देखते हैं आत्मा व्यक्त के लिए अवसर। वह खुद को व्यक्त करने के लिए उनको क्या देना चाहिए, अवसर प्रदान करना चाहिए, ताकि वह किसी भी चीज के लिए वह अपने आप को व्यक्त कर सके। क्योंकि अगर इस समय पे वो अपने आप को व्यक्त नहीं कर पाएंगे तो भविष्य में अपने आप को कभी भी अभिव्यक्त नहीं कर पाएंगे। अगला शिक्षा में संगीत का स्थान।
बालकों को कोई भी शिक्षा प्रदान करना है तो साथ ही साथ उसमें संगीत को भी स्थान देना है, क्योंकि मनोरंजन एक आवश्यक तथ्य है जिसके माध्यम से बालक मेंटली रूप से क्या होता है, इंस्पायर होता है। ठीक है। अगला मानसिक विकास के लिए अवसर। मानसिक विकास के लिए अवसर का तात्पर्य क्या है कि उनकी मानसिक क्षमता को विकसित करने के लिए अनेक प्रकार के हम कह सकते हैं कि उन्हें क्रियाकलाप कराना चाहिए। ठीक है। जैसे हम क्या सोचने का अवसर दिया जाए, किसी वस्तु पे तर्क वितर्क करने का अवसर दिया जाए, जिसके माध्यम से उनके मानसिक विकास अच्छे से हो सके। ठीक है। अगला व्यक्तिगत विभिन्नता पर ध्यान। आपको पता है कि संसार में जितने भी मनुष्य हैं सभी क्या है, एक दूसरे से भिन्न है, सबकी रुचि क्षमता योग्यता अलग अलग है। अतः हम कह सकते हैं कि जब वह बालक क्या है, सभी एक दूसरे से भिन्न है, सबकी रुचि क्षमता अलग अलग है, सभी एक जैसे नहीं हो सकते, तो इसलिए सबकी व्यक्तिगत विभिन्नता पर हमें क्या करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए कि यह बालक किस रूप में सीख सकता है, इसकी क्या आवश्यकता है, इसकी क्षमता क्या है, इसकी सीखने की गति क्या है, इस पर भी हमें क्या करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। क्योंकि सहस्त्रावस्था के सभी बालक एक समान या किसी भी अवस्था के कोई भी व्यक्ति एक समान नहीं होता, सभी एक दूसरे से भिन्न होते हैं। अगला है पाठ्यक्रम रुचिकर। इनके लिए जो भी पाठ्यक्रम सिलेबस निर्धारित किया जाए वो कैसा होना चाहिए, रुचिकर होना चाहिए, ताकि उसमें उसके इंटरेस्ट प्राप्त हो और वह रुचिकर के साथ साथ आकर्षित भी हो, जिसमें वह उस पाठ्यक्रम को पढ़ने के लिए अपने आप को क्या कर सके, स्थापित कर सके। अगला शिक्षण विधि क्रियात्मक हो। इनको पढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, ऐसे विधियों का प्रयोग करना चाहिए जो क्या हो, क्रियात्मक हो, क्रिया के माध्यम से, खेल के माध्यम से, करके सीखने के द्वारा इनको सिखाया जाए। अगला सामाजिक भावना का विकास। साथ ही साथ एक दूसरे का सहयोग, यानी कि कोई भी गेम खेला जाता है तो उस गेम में एक व्यक्ति नहीं होता है, बहुत से लोग होते हैं, तो सभी लोग एक दूसरे के आपसी सहयोग के माध्यम से ही उस गेम को क्या खेलते हैं, जिसके माध्यम से हम कह सकते हैं कि खेल के द्वारा इन बालकों में सामाजिक भावना का विकास करने का अवसर भी इस अवस्था में करनी चाहिए। अगला अच्छी आदतों के निर्माण के लिए अवसर। इनके अंदर अच्छी आदतें, मतलब किसी अन्य व्यक्ति हो जो सहस्त्रावस्था का बालक होता है क्या करता है, अनुकरण करता है, उसका विकास किस रूप में होता है, सामाजिकरण के रूप में होता है, यानी कि इसके सामने कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी बालक हो, वह अच्छा व्यवहार करे, जिसके माध्यम से इन्हें अच्छे आदतों को सीखने का अवसर प्राप्त हो सके। अगला है नैतिक तथा चारित्रिक विकास के लिए शिक्षा। साथ ही साथ इन्हें जो भी शिक्षा प्रदान की जाए जिससे के द्वारा इनकी नैतिक और चारित्रिक विकास हो सके। अगला है भय तथा दंड से दूर। इस अवस्था के जो बालक होते हैं, इस अवस्था के बालकों को ज़्यादा डराना नहीं चाहिए, ज़्यादा दंडित भी नहीं करना चाहिए, इन भय और दंड से दूर रखना चाहिए, क्योंकि अगर जो इनका विकास अत्यधिक हो जाएगा तो भावी जीवन के लिए इनके लिए क्या होगा, कष्टदायक होगा। अगला है संवेगात्मक संवेगात्मक व्यवहार, इनके संवेगों का भी विकास करने का अवसर देना चाहिए, जिसे हम अभी इसके पिछले टॉपिक में ही पढ़ चुके हैं। ठीक है। इसी क्रम में जो हमारा अगला इसमें है कि इससे कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्नों को हम जानते हैं। ठीक है। पहला इसमें इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि संवेगों की संख्या कितनी होती है, तो हमने अभी बताया कि मूल प्रवृत्तियों का जो क्रियात्मक रूप होता है वह क्या कहलाते हैं, संवेग कहलाते हैं। तो विलियम मैकडूगल ने संवेगों की मूल प्रवृत्तियों की संख्या कितनी बताई है, 14 बताई है। तो इस रूप में हम देख सकते हैं कि संवेगों की संख्या कितनी होगी, तो 14 होगी। तो इसका आंसर कौन सा होगा, 100, यानी कि 14। अगला है संवेगों को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है, तो संवेगों को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है, वंशानुक्रम भी है, उन्हें आपको बताया, मानसिक स्वास्थ्य भी है, विद्यालय भी है, अतः हम कह सकते हैं कि ये सब। ठीक है। अगला है पलायन का संवेग है। पलायन क्या है, एक प्रकार का मूल प्रवृत्ति है, और इसका संवेग क्या है, तो इसका संवेग क्या है, भय। और जो भय लगता है तो क्या होता है, बालक पलायन करने लगता है, यानी कि भागने लगता है, और ये क्या है, उसका संवेग है। ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है किसने मूल प्रवृत्तियों की संख्या 14 बताई। तो अभी हमने आपको बताया कि विलियम मैकडूगल ने मूल प्रवृत्तियों की संख्या 14 बताई है। अगला वाटसन ने नवजात शिशुओं में संवेगों की संख्या कितने बताया, तो प्रोफेसर जेफरी वाटसन ने नवजात शिशुओं में जो संवेगों की संख्या बताई है कितनी बताई है, 3 बताई है। तो इस तरह से आज का हमारा वीडियो समाप्त होता है। मिलते हैं अगली